सो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिनव पवार, एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2015। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मोस्ट ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स अटकते हैं। सुना होगा आपने, लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, लिंकेज ग्रुप क्या है। तो जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको समझ में आता है तो आप उनके सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं पिछले 3 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन एंड मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो इस टॉपिक में आपको कुछ जो टर्म्स हैं उन पे ध्यान देना है। नंबर वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली लिंकेज, नंबर टू इज रिकॉम्बिनेशन, देन देयर इज समथिंग नोन एज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप सुना होगा आपने, क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट में डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर। तो अब ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। लिंकेज जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने एक लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो मेंडल भाई साहब ने क्या बोला था, अगर हम लिंकेज की बात करें तो मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने कहा था कि अगर कोई भी दो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो सुनने में काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो अगर हम बात करें, हमें आज पता है कि फैक्टर्स एक्चुअली जीन्स होते हैं। मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, पर हमें आज पता है कि फैक्टर्स एक्चुअली जीन्स होते हैं एंड जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि अगर एक फैक्टर है जिसके दो अलील्स हैं, अगर दो एक जीन है इसके दो अलील्स हैं, अगर हम बात करें हाइट की, तो अगर पी प्लांट में एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है। सिमिलरली अगर हम बात करें कलर की, एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है। मेंडल ने क्या बोला कि एक जीन का जो एक अलील है वो कितने परसेंट गैमीट्स में जाएगा, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर, एनी अदर अलील ऑफ एनी अदर जीन। तो अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे हमारे एग्जांपल में जो कैपिटल टी अलील है वो 50% कैपिटल वाई के साथ जाएगा, 50% स्मॉल वाई के साथ जाएगा। सिमिलरली स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस का जो अलील है वो 50% कैपिटल वाई के साथ जाएगा, 50% स्मॉल वाई के साथ जाएगा। सिमिलर फॉर कैपिटल वाई, वो 50% कैपिटल टी के साथ, 50% स्मॉल टी के साथ, एंड ऐसे ही स्मॉल वाई। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बिल्कुल रैंडम चांस है कि ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। तो ऐसा मेंडल ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, मेंडल को हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला। लेकिन फिर एक दूसरे भाई आए, हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट सर आए हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी बहुत डिटेल में मेंशन करती है कि इन्होंने काम किया, मॉर्गन ने काम किया ड्रोसोफिला पे। और ड्रोसोफिला पे उन्होंने देखा कि जो ये रेशियो था, जो 50-50 होना चाहिए था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का और डाई हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो जो फेनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए था 9:3:3:1 का, वो नहीं मिला। उन्होंने देखा कि जो पेरेंट के कॉम्बिनेशन थे प्रोजनी में वही सेम कॉम्बिनेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में था एज कंपेयर टू नॉन पेरेंट कॉम्बिनेशन। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, मॉर्गन ने एक क्रॉस कराया जिसमें उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, येलो बॉडी या ब्राउन बॉडी, साथ में व्हाइट आई या रेड आई। तो उन्होंने एक क्रॉस में क्या किया, येलो बॉडी और व्हाइट आइड इंडिविजुअल को ब्राउन बॉडीड और रेड आइड इंडिविजुअल साथ क्रॉस कराया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि येलो बॉडीड 50% व्हाइट आइड के साथ जाएगा, 50% रेड आइड के साथ। सिमिलरली ब्राउन बॉडीड 50% व्हाइट आइड के साथ जाएगा, 50% रेड आइड के साथ। तो जो रेशियो होना चाहिए था वो इंडिपेंडेंटली आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब जो कोई ना कोई पेरेंट शो कर रहा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है कि जो पेरेंट जिन दो ट्रेट्स को एक साथ शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इन आवर एग्जांपल येलो बॉडीड और व्हाइट आइड एक पेरेंट कॉम्बिनेशन है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एक पेरेंट कॉम्बिनेशन है।
तो F1 जो प्रोजनी है, इनके जो इंडिविजुअल जो प्रोजनी हुई थी वो इसी दोनों कॉम्बिनेशन को फार हायर अमाउंट में दिखा रही थी एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। अब रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? सो रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट वो इंडिविजुअल होगा जो एक ट्रेट एक पेरेंट का दिखा रहा है, दूसरा ट्रेट दूसरे पेरेंट का दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल येलो बॉडी रेड आई, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी, ये होंगे रिकॉम्बिनेंट्स। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा थे, रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम थे। तो मॉर्गन ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो रेशियो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है। अब उनको इतना पता था कि वो जिस जीन की बात कर रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे था, क्योंकि वो सेक्स लिंक्ड जीन्स की स्टडी कर रहे थे, तो एक्स क्रोमोसोम पे जीन था। तो उन्होंने बोला कि अगर एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स सिचुएटेड होंगे तो उनका साथ जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। दोबारा सुनो, अगर एक सिंगल क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं तो उन दो जीन्स के जो दो अलील एक क्रोमोसोम पे हैं वो एक साथ जाएंगे। सिमिलरली दूसरा जो क्रोमोसोम है उस पे जो दूसरे अलील्स हैं वो एक साथ जाएंगे। इन दोनों की एक साथ जाने की टेंडेंसी को ही उन्होंने बोला लिंकेज। तो लिंकेज की अगर मैं डेफिनेशन दूं, लिंकेज क्या है? द टेंडेंसी ऑफ टू अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स टू गो टुगेदर इन हायर प्रोपोर्शन। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग तो सबको इंडिपेंडेंटली जाना चाहिए, 50% इसके साथ 50% इसके साथ, पर इस केस में अगर 90% इधर चले जाए, रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 10% ही मिले आपको, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लिंकेज। अब ये लिंकेज होता क्यों है? तो सिंपल से तरीके से हम लिंकेज का जो फिजिकल मीनिंग है उसको देखते हैं। तो लिंकेज जानने से पहले आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। अब आपको इतना पता है कि अगर कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो हमारे पास टू सेट्स ऑफ अ सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर 1 की एक मैटरनल पेयर होगी जो मदर से आई होगी, एक पैटर्नल पेयर होगी। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, एक मैटरनल पेयर होगी एक पैटर्नल पेयर होगी। तभी तो हम बोलते हैं ना कि 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक मैटरनल एक पैटर्नल। अब क्रोमोसोम तो सेम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, सेम क्रोमोसोम पे सेम जीन होता है। याद रखना, सेम क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पे सेम जीन होगा। तो अगर यहां पे हाइट का जीन है, इधर भी सेम पोजीशन पे हाइट का ही जीन होगा। अलील अलग हो सकता है, कंफ्यूज मत करना जीन और अलील में, जीन हमेशा सेम होगा। तो अगर यहां भी हाइट का जीन है, यहां भी हाइट का ही होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्रोमोसोम पे जो उसका काउंटर पार्ट है उस पर कलर का जीन आ जाए, नहीं, जीन सेम कैरेक्टर का होता है। अलील डिफरेंट हो सकता है कि यहां है टॉल का, यहां है ड्वार्फ का। अलील सेम भी हो सकता है दोनों जगह टॉल हो दोनों जगह ड्वार्फ हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लिंकेज मतलब अगर दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है, दोबारा दो जीन सेम क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें हम, तो अगर मान लो यहां पे एक दूसरा जीन है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर यहां पे दूसरा जीन हम ले लेते हैं कलर का, आई कलर, आई कलर रेड, आई कलर ब्लैक, दोनों हैं जीन अभी भी आई कलर के, जीन सेम है, अलील अलग हो सकता है, ये रेड कोड कर रहा है ये ब्लैक कोड कर रहा है। समझ रहे हो? अब एक और एग्जांपल क्लियर हो जाएगा आपको उससे। हम लेते हैं दूसरा क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम पे ले लो कोई और कैरेक्टर, हम ले लेते हैं शेप। तो हमने ले लिया राउंडनेस का, शेप का जीन है, हमने ले लिया शेप का जीन, मानो एक सेकंड क्रोमोसोम पे है। यहां पे एलील बोल रहा है राउंड, यहां पे एलील बोल रहा है रिंकल्ड, शेप है। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? टॉलनेस का जो अलील है वो 50% राउंड के साथ जाएगा, 50% रिंकल के साथ जाएगा, वो यहां पे एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली रेड और ब्लैक जो अलील्स है वो 50% राउंड एंड 50% रिंकल्ड रिस्पेक्टिवली यहां पे एप्लीकेबल होगा। बट एप्लीकेबल क्या नहीं होगा? अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। सो जो टॉलनेस का अलील है वो रेड के साथ जाना चाहेगा, हाइट का अलील ड्वार्फनेस का अलील है वो ब्लैक के साथ जाना चाहेगा। इस फिजिकल एसोसिएशन को हम बोलते हैं लिंकेज। सो द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। अब ये बात तो ये सिर्फ और सिर्फ लिंकेज। तो जैसा हमने देखा,
अगर दो जीन्स एक सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे, उनकी फिजिकल टेंडेंसी है कि वो एक साथ जाते हैं, इसी को हम लिंकेज बोलते हैं। ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिंकेज का। अब सेकंड वर्ड जो इसके बाद ही आता है वो होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जानने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सेल साइकिल पता होना चाहिए, और सेल साइकिल में भी स्पेसिफिकली मियोसिस पता होना चाहिए। याद करो, मियोसिस में आपने पढ़ा था एक टर्म जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। याद आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर एक टर्म थी जिसमें क्या था कि जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो ऐसे अपने आप को अलाइन करते हैं, और उनके बीच में एक पार्ट होता है जो आपस में स्विच कर जाता है। मतलब इस क्रोमोसोम का ये पार्ट इधर चला जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे, अगर मैं मान लो आपको बताता हूं कि एक क्रोमोसोम है, यहां पे एक पोर्शन है, इसको हम ले लेते हैं कलर रेड से, और दूसरे में यही सेम पोर्शन कलर ग्रीन से। माइंड यू, अभी भी हम सेम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो जीन्स सेम होंगे, अलील्स अलग हो सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये पोर्शन इधर चला जाएगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा। तो अब जो क्रोमोसोम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा तो अब आपको दिखेगा कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, रेड वाला इधर आ जाएगा, और इस पोर्शन पे जो जो अलील्स होंगे वो भी स्विच हो गए हैं। तो अगर हम अपने एग्जांपल में वापस आए, तो मियोसिस के टाइम पे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा होगा, हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण रेड जो अलील है वो इधर चला जाए, ब्लैक अलील इधर आ जाए। अब क्या होगा? अब हो गया रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट बन गया है। अब टोल के साथ ब्लैक आ गया है, ड्वार्फ के साथ रेड आ गया है। दिस इज अ नॉन पेरेंटल फिनोटाइप। कोई भी पेरेंट टोल एंड ब्लैक या फिर ड्वार्फ एंड रेड नहीं था, ये एक नॉन पेरेंटल फिनोटाइप है, इसी को हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है कि कितनी परसेंट प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट होगी, वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू पेरेंटल फिनोटाइप। याद रखना है, रिकॉम्बिनेंट्स कभी भी पेरेंटल फिनोटाइप को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। पेरेंटल फिनोटाइप होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी हमेशा, क्योंकि वो फिजिकली एक क्रोमोसोम पे, एक सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई हमारे केस में अगर यहाँ 10% रिकॉम्बिनेंट है, पर मान लो कि एक केस में 30% रिकॉम्बिनेंट है, तो ये क्या चक्कर है? किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो जितने जीन्स दूर होंगे क्रोमोसोम पे, उनका सेपरेट होने का चांस उतना ज्यादा होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर मानो कि एक क्रोमोसोम में लूं, एक क्रोमोसोम पे मैंने एक जीन यहां बनाया, दूसरा जीन किसी और कैरेक्टर का जीन बिल्कुल इसके पास है, इन दोनों का सेपरेट होना कितना मुश्किल है। इमेजिन कर रहे हो, अगर क्रॉसिंग ओवर होती भी है तो ये सारा पोर्शन एक साथ जाएगा, तो ये दोनों अलील एक साथ जाएंगे। लेकिन अगर इमेजिन करो एक तीसरा जीन है जो इन सबसे बहुत दूर है, इसमें और इसमें इतना डिस्टेंस है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर इजीली हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर होगी या नहीं किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे, जितनी क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। बिल्कुल सिंपल, अब तक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। अब पहले हमें क्या करना होता था, हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे एक्चुअल डिस्टेंस बताना होता था कि कितना सेंटीमॉर्गन यूनिट्स में डिस्टेंस है। थैंकफुली वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मत करना। प्रीवियस पेपर में अगर दिख रहे हैं आपको तो बहुत पहले ही क्वेश्चन होंगे, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक लास्ट टर्म रह गई है, उसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं, एंड दैट टर्म इज लिंकेज ग्रुप। सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसी टर्म पे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे लिंकेज ग्रुप की। अब हम बात करेंगे इसकी, लिंकेज ग्रुप। सो व्हाट इज अ लिंकेज ग्रुप? सिंपल सरल शब्दों में बताऊं, एक सिंगल क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप है, बस इतना ही है। एक क्रोमोसोम
जिसपे जितने जीन्स हैं वो टेक्निकली एक लिंकेज ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी है एक साथ जाने की। पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमेट में जाएगा। तो एक क्रोमोसोम पे अगर 100 जीन है तो वो 100 जीन का लिंकेज ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स है। तो 22 ऑटोसोम्स और एक एलोसोम पेयर जो है, तो 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। कितने लिंकेज ग्रुप है? तो जो उनका हैप्लॉइड कंटेंट है वो एक लिंकेज ग्रुप है। मतलब एक एक सिंगल क्रोमोसोम पकड़ लो, वो एक लिंक्ड ग्रुप होगा। तो अगर 23 क्रोमोसोम हमारा हैप्लॉइड कंटेंट है तो हमारे लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23 होंगे। किसी एक इंसेक्ट में 4 क्रोमोसोम है, कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 4 लिंकेज ग्रुप होंगे। तो समझ रहे हो लिंकेज ग्रुप कितना है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप है। तो ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा मतलब डरावना टॉपिक है। लोग देख के डर जाते हैं लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो आई होप मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मेक श्योर आप इस चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हाईली हॉट टॉपिक्स होते हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक्स होते हैं जिनसे मेडिकल के बच्चे डरते हैं, स्पेशली इसमें फिजिक्स आ गई या मैथ आ गई या केमिस्ट्री आ गई, उन सब टॉपिक्स में बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर डालने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।